today's class, I will discuss about the coupling and try to solve one problem on the protected type of flange coupling. So, in this lecture, I will discuss some theory part related to the coupling, and then we'll solve one problem on the flange coupling. ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग फ्लेंज कपलिंग के थ्योरीज को थोड़ा सा देखेंगे एंड देन एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा जो कि फ्लेंज कपलिंग, प्रोटेक्टेड टाइप ऑफ फ्लेंज कपलिंग से रिलेटेड है। मफ कपलिंग का प्रॉब्लम्स मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। ओके, देन व्हाट इज ए कपलिंग? बेसिकली कपलिंग कैन बी डिफाइंड एज इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस दैट परमानेंटली जॉइंस टू रोटेटिंग शाफ्ट्स टू ईच अदर। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन यही बोलता है क्या, इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस जो कि यूज होता है कहां पर, जो कि परमानेंटली ज्वाइन करता है टू रोटेटिंग शाफ्ट्स को ईच अदर। मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन अगर आप देखते हैं इस चीज का कपलिंग का, तो ज्वाइनिंग ऑफ शाफ्ट ऑफ टू सेपरेटली बिल्ड और परचेज यूनिट सो दैट ए न्यू मशीन कैन बी फॉर्म। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज करो अगर हमारे पास दो डिफरेंट जगह से आपने शाफ्ट को खरीदा, या अगर आपको पास जो शाफ्ट अवेलेबल है उसको उसके लेंथ को इंक्रीज करना है, ठीक है, या दो सेपरेटली बिल्ट और परचेज शाफ्ट को ज्वाइन करके आप एक नया मशीन बनाना है, तो उसको परमानेंटली ज्वाइन करने के लिए हम लोग कपलिंग का यूज करते हैं। बेसिकली ये आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा इस कपलिंग को। ओके, अदर एग्जांपल्स में अगर हम आते हैं तो कपलिंग इज यूज्ड टू ज्वाइन द आउटपुट शाफ्ट ऑफ एन इंजन टू द इनपुट शाफ्ट ऑफ ए हाइड्रोलिक पंप टू रेज वाटर फ्रॉम द वेल। कॉमन एप्लीकेशन है, मे बी आप लोगों ने देखा होगा ये, ठीक है। Another things is another example is a coupling is used to join the output shaft of an electric motor to the input shaft of a gearbox in machine tool. Also, it is used in to join the output shaft of an electric motor to the input shaft of the compressor. So these are the some examples of the coupling, ठीक है, जो कि कपलिंग का सम एग्जांपल्स है जहां पर हम लोग कपलिंग को यूज करते हैं। लेकिन बेसिक आइडिया यही है कि कपलिंग एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि यूज करता है, जो कि परमानेंटली ज्वाइन करता है दो रोटेटिंग शाफ्ट्स को एक दूसरे से, ठीक है, टू ईच अदर। ओके, अच्छा, देयर इज ए बेसिक डिफरेंस, जैसा कि बोला जाता है कि कपलिंग और क्लच में क्या डिफरेंस है। तो क्लच क्या होता है, क्लच दो शाफ्ट को ज्वाइन करता है लेकिन एट द विल ऑफ द ऑपरेटर, मतलब ऑपरेटर जब चाहता है उसको डिसएंगेज कर सकता है, जब चाहता है उसको एंगेज कर सकता है, मतलब कनेक्ट और डिसकनेक्ट होता है दो शाफ्ट को एट द विल ऑफ द ऑपरेटर इन द क्लच केस। बट कपलिंग क्या होता है कि परमानेंटली ज्वाइन करता है टू रोटेटिंग शाफ्ट्स को। क्लियर? उसके बाद अब देखिए जो शाफ्ट के एक्सिस है, अगर हम उनको ज्वाइन करते हैं तो शाफ्ट के एक्सिस में भी क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। आइदर इट विल बी कॉलिनियर और आइदर इट विल बी इंटरसेक्टिंग, और मे बी शाफ्ट के एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हो। ये पॉसिबिलिटीज है। अगर हम शाफ्ट के एक्सिस को देखेंगे तो शाफ्ट के एक्सिस क्या क्या हो सकते हैं, आइदर इट विल बी कॉलिनियर हो सकते हैं, आइदर इट विल बी इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, या आइदर इट विल बी पैरेलल हो सकते हैं विथ स्मॉल डिस्टेंस इन बिटवीन देम। ठीक है, अगर हमारे पास शाफ्ट के एक्सिस कॉलिनियर है, कॉलिनियर मतलब एक सेम लाइन में है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रिजिड या फ्लेक्सिबल कपलिंग को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि बताया जा रहा है क्या कि व्हेन द एक्सिस आर कॉलिनियर और इन द सेम लाइन देन वी विल यूज द रिजिड और फ्लेक्सिबल कपलिंग। ठीक है, लेकिन अगर शाफ्ट के एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उस समय हम लोग एक स्पेशल कपलिंग को यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द हुक्स कपलिंग, व्हिच इज यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट्स हैविंग सम इंटरसेक्टिंग एक्सिस। और अगर शाफ्ट के एक्सिस पैरेलल है तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं ओल्डहैम्स कपलिंग को। ठीक है, ओल्डहैम्स कपलिंग इज यूज्ड टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट which are at a small distance apart। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे डिस्टेंस पर दोनों शाफ्ट पैरेलल है तो हम उनको ओल्डहैम्स कपलिंग से ज्वाइन कर सकते हैं। स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट बट शाफ्ट के एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उनको ज्वाइन करने के लिए हम लोग ओल्डहैम्स कपलिंग का यूज करते हैं। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम लोगों ने देखा क्या कि कपलिंग एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि परमानेंटली ज्वाइन करता है टू रोटेटिंग शाफ्ट्स को। उनका डिफरेंट एग्जांपल्स देखा कि कहाँ कहाँ हम लोग कपलिंग को यूज करते हैं। फिर बोल रहा है क्या कि शाफ्ट के एक्सिस जो हो सकते हैं वो आइदर इट विल बी कॉलिनियर और आइदर इट विल बी इंटरसेक्टिंग और आइदर इट विल बी पैरेलल। तीन पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। ठीक है, अगर ये शाफ्ट के एक्सिस एक दूसरे के, अगर शाफ्ट के एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल आते हैं
तो उस केस के लिए हम लोग ओल्डहैम्स कपलिंग का यूज करते हैं, ठीक है। We generally use Oldham's coupling in case the shaft axes are parallel to each other with a small distance apart, not much a distance, a small distance apart. The next one, if the axis of the shafts are intersecting, then we generally use a special type of coupling known as the Hooke's coupling. ठीक है, Hooke's coupling. And when the shaft axes are collinear or in the same line, then we generally use the rigid or फ्लेक्सिबल कपलिंग। उस केस में हम लोग यूज करते हैं रिजिड और फ्लेक्सिबल कपलिंग को। अब ये क्या डिफरेंस होता है, रिजिड और फ्लेक्सिबल कपलिंग कहने का मीनिंग क्या होता है, ये चीज हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी तक तो क्लियर हो गया कि अगर शाफ्ट के एक्सिस एक दूसरे के कॉलिनियर हैं तो हम लोग यूज करेंगे रिजिड और फ्लेक्सिबल कपलिंग का, एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम लोग यूज करेंगे ओल्डहैम्स कपलिंग का, और अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम उस समय यूज करेंगे किस चीज का, हुक्स कपलिंग का यूज करेंगे। अब देखिए, रिजिड और फ्लेक्सिबल कहने का मतलब ये होता है कि रिजिड जैसा कि नाम बता रहा है, इट डज नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ मिसअलाइनमेंट बिटवीन द शाफ्ट, बट इन फ्लेक्सिबल कपलिंग there is small amount of misalignment between the shaft is permissible। ठीक है, थोड़ा बहुत मिसअलाइनमेंट उन दोनों में परमिसिबल होता है। ठीक है, तो देखते हैं बेसिक डिफरेंस क्या है बिटवीन द रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग का। जैसा कि बोल रहा है क्या कि रिजिड कपलिंग, नाम से ही पता है कि ये रिजिड है, ये आपके पास फ्लेक्सिबल नहीं है, दिस इज नॉट फ्लेक्सिबल। एक रिजिड कपलिंग है, कैन नॉट टोलरेट मिसअलाइनमेंट बिटवीन द एक्सेस ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, ये बिल्कुल टोलरेट नहीं करेगा बिटवीन द मिसअलाइनमेंट बिटवीन द एक्सेस ऑफ द shaft. It can be used only when there is a precise alignment between the two shafts. जब एकदम collinear होंगे तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। It does not allow any type of misalignment or it cannot tolerate any type of misalignment between the axis of the shaft. ठीक है, but flexible coupling due to provision of flexible element like bush and disc, it tolerate 0.5% of angular misalignment and 5 mm of axial displacement between the shaft। लेकिन फ्लेक्सिबल है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, कर सकते हैं आप इसमें। तो ये बोल रहा है क्या कि ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ सम फ्लेक्सिबल एलिमेंट लाइक बुश और डिस्क, इट कैन टोलरेट 0.5 degree of angular misalignment and 5 mm of axial displacement between the shaft, 5 mm of axial displacement between the shaft। सेकेंड चीज है क्या कि जब फ्लेक्सिबल एलिमेंट है इसमें हम लोग फ्लेक्सिबल एलिमेंट प्रोवाइडेड इन द फ्लेक्सिबल कपलिंग एब्सॉर्ब शॉक्स एंड वाइब्रेशन, देयर इज नो सच प्रोविजन इन द रिजिड कपलिंग। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रिजिड कपलिंग हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमें पता है कि हमारा जो मोशन है वो फ्री है फ्रॉम शॉक्स एंड वाइब्रेशन से। ठीक है, तो अब देखिए थर्ड डिफरेंस अगर बोला जाएगा तो रिजिड कपलिंग में आप देख रहे हैं कोई भी फ्लेक्सिबल प्रोविजन नहीं प्रोवाइड किया गया है, मतलब ये इनएक्सपेंसिव है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है, इनएक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू फ्लेक्सिबल। क्लियर, तो ये दोनों में डिफरेंस है बिटवीन द रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आज के प्रॉब्लम में हम लोग सॉल्व करेंगे वो हम लोग यूज करेंगे फ्लेंज कपलिंग का। So let's see what do you mean by ये फ्लेंज कपलिंग, या फ्लेंज कपलिंग में प्रोविजन क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक रिजिड फ्लेंज कपलिंग देखते हैं, इसमें प्रोटेक्टेड एंड अनप्रोटेक्टेड टाइप को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, दिस वन इज द फ्लेंज कपलिंग। ये हमें टोटल अरेंजमेंट दिखाया जा रहा है, ये हमारे पास फ्लेंज कपलिंग का क्या होता है। दिस इज द फर्स्ट शाफ्ट, दिस इज द सेकंड शाफ्ट, जिसको हम बोल सकते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट दिया हुआ है, या ड्राइवर एंड ड्राइविंग शाफ्ट है और ड्रिवन शाफ्ट हम इसको बोल सकते हैं। इसके ऊपर में फ्लेंजेस, बाय यूज ऑफ फ्लेंज इन दोनों शाफ्ट को हम लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इस फ्लेंज में कनेक्ट होता है, इस फ्लेंज को कनेक्ट करते हैं इस शाफ्ट से बाय यूजिंग कीज, इस फ्लेंज को कनेक्ट करते हैं जो ड्रिवन शाफ्ट है बाय यूजिंग अनदर कीज। उसके बाद इन दोनों फ्लेंजेस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बाय नट एंड बोल्ट। ठीक है, नट एंड बोल्ट का यूज करके हम इन दोनों फ्लेंजेस को कनेक्ट करते हैं। एक बार फिर से, दिस इज आवर ड्राइविंग शाफ्ट, दिस इज आवर ड्रिवन शाफ्ट, इनपुट शाफ्ट एंड आउटपुट शाफ्ट। ठीक है, इसके ऊपर में फ्लेंज लगा हुआ है। ठीक है, दिस वन इज द फ्लेंज, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है क्या, फ्लेंज। इस फ्लेंज को इस शाफ्ट के ऊपर कनेक्ट करने के लिए हम लोग ने यूज किया है की।
इस फ्लेंज को, ये जो सेकंड फ्लेंज है उसको ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर लगाने के लिए हम लोग ने यूज किया अनदर की, और इन दोनों फ्लेंजेस को कनेक्ट करने के लिए मतलब हमने क्या किया है, बाय यूजिंग नट एंड बोल्ट इन दोनों फ्लेंज को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इन दोनों ये दोनों शाफ्ट एक कॉलिनियर हो, एक लाइन में हो, उसके लिए हम लोगों ने क्या प्रोविजन यूज किया है कि फ्लेंज के एक साइड में हम लोगों ने सम प्रोजेक्टिंग पार्ट लगाया है जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्पाइकेट, अनदर में उसके कॉरस्पॉन्डिंगली रिसेस बनाया गया है ताकि दोनों शाफ्ट एक दूसरे से अलाइन हो सके। ठीक है, अब देखिए पावर का ट्रांसमिशन कैसे होता है। अगर पावर के ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये जो शाफ्ट है इसके ऊपर हम लोगों ने क्या यूज किया, की को यूज किया है। ठीक है, इस शाफ्ट के ऊपर हम लोगों ने की को लगाया है, तो इस ये शाफ्ट रोटेट करेगा, इसके साथ की अटैच है, की रोटेट करेगा, की के ऊपर में फ्लेंज लगा हुआ है तो ये फ्लेंज को रोटेट कराएगा। देन ये फ्लेंज बाय यूजिंग बोल्ट इस फ्लेंज से जुड़ा हुआ है, मतलब अगर ये फ्लेंज रोटेट करेगा तो ये इस फ्लेंज को रोटेट कराएगा, और इस फ्लेंज से दूसरा शाफ्ट लगा हुआ है बाय यूजिंग कीज, तो ये दूसरे फ्लेंज को, दूसरे की शाफ्ट को रोटेट कराएगा। इस तरीके से टोटल पावर का ट्रांसमिशन होता है। समझ में आया कैसे हम लोग ने यूज किया? तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लेंज कपलिंग। सिंपल लिखा गया है क्या, ये फ्लेंज कपलिंग कंसिस्ट ऑफ टू फ्लेंजेस। फ्लेंज कपलिंग कंसिस्ट करता है दो फ्लेंज, एक हमारे पास होता है ड्राइविंग शाफ्ट में, दूसरा होता है हमारे पास ड्रिवन शाफ्ट में। दोनों फ्लेंज को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं 4 या 6 बोल्ट अरेंज्ड ऑन ए सर्किल कंसेंट्रिक विद द एक्सेस ऑफ द शाफ्ट, जैसा कि ये इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, साइड व्यूज में इस चीज को दिखाया गया है कि बोल्ट के थ्रू हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, दोनों फ्लेंजेस को हम ज्वाइन करते हैं बाय यूजिंग बोल्ट। ठीक है, अब पावर का ट्रांसमिशन जैसे मैंने आपको बताया उसी चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, कि पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ड्राइविंग शाफ्ट टू द लेफ्ट साइड फ्लेंज थ्रू द की, मतलब इस ड्राइविंग शाफ्ट से इस फ्लेंज में आएगा थ्रू द की। ठीक है, उसके बाद ये फ्लेंज कनेक्टेड है इस फ्लेंज से बाय यूजिंग नट एंड बोल्ट, तो इट इज देन ट्रांसमिटेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड फ्लेंज टू द राइट साइड फ्लेंज थ्रू द बोल्ट। ठीक है, इस फ्लेंज से इस फ्लेंज में पावर ट्रांसमिशन कैसे होगा, थ्रू दिस बोल्ट, इस बोल्ट के थ्रू इस डायरेक्शन में पावर का ट्रांसमिशन होगा। देन कैसे ट्रांसमिशन होगा उसके बाद बताया जा रहा है क्या, कि फाइनली पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द राइट साइड फ्लेंज, through the right side flange to the driven shaft through again key का यूज करके हम इस पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द राइट साइड फ्लेंज टू द ड्रिवन शाफ्ट थ्रू द की। ठीक है, इसके थ्रू फिर पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, सिंस फ्लेंज कपलिंग इज ए रिजिड टाइप कपलिंग, ठीक है, फ्लेंज कपलिंग जो है एक रिजिड टाइप का कपलिंग है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, रिजिड टाइप कपलिंग मतलब इट डज नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ मिसअलाइनमेंट और द एक्सेस शुड बी कॉलिनियर। तो हम क्या करते हैं, प्रिसाइज लोकेशन में दोनों एक्सेस ऑफ शाफ्ट को रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मेटिंग फ्लेंज होता है उसमें एक स्पाइगेट एंड रिसेस बनाने की कोशिश करते हैं। जो मेटिंग फ्लेंज है उसमें स्पाइगेट एंड रिसेस बनाते हैं ताकि प्रिसाइज लोकेशन में हम इन दोनों को अरेंज कर सके। ठीक है, तो स्पाइगेट क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइगेट। उसी तरह राइट साइड फ्लेंज में हम लोग रिसेस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, वी मेड रिसेस ऑन द राइट साइड ऑफ फ्लेंज और इन दोनों को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद हम लोग नट एंड बोल्ट से इन दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ये टोटल जो दोनों शाफ्ट था वो जब रन करेगा तो एज ए यूनिट रन करेगा। ठीक है, दिस बोथ शाफ्ट्स विल रन एज ए यूनिट बाय यूजिंग दिस फ्लेंज कपलिंग। अब देखिए रिजिड फ्लेंज कपलिंग में भी दो टाइप का होता है, प्रोटेक्टेड एंड अनप्रोटेक्टेड टाइप। ये होता है, अब देखिए अनप्रोटेक्टेड टाइप मींस कहने का मतलब क्या होता है कि जब ये फ्लेंज कपलिंग रन करेगा तो रन करने के केस में हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज आपका नट बोल्ट ब्रेक कर जाए और ये जो ऑपरेटर है उसके लिए डेंजरस हो सकता है। ठीक है, उसको हार्म पहुंचा सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन दिस केस हम लोग प्रोटेक्टिंग सर्कमफ्रेंशियल रिम कवर द बोल्ट हेड एंड नट, ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं इन प्रोटेक्टेड टाइप ऑफ फ्लेंज कपलिंग में। ठीक है, तो इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द बोल्ट while the machine is being run, the broken pieces will dash against the rim and eventually fall down. ठीक है, तो ये हमें क्या करेगा, ऑपरेटर को इंजरी होने से प्रोटेक्ट करेगा।
ठीक है, समझ में आया? कहने का मतलब क्या होता है कि जो फ्लेंच कपलिंग हम लोग अभी देख रहे थे वो एक अनप्रोटेक्टेड टाइप का फ्लेंच कपलिंग था। द रिवॉल्विंग बोल्ट हेड एंड नट्स आर डेंजरस टू द ऑपरेटर एंड मे लीड टू एक्सीडेंट। तब हम लोग यूज करते हैं प्रोटेक्टेड टाइप सर्कमफ्रेंशियल रिंग जो कि कवर करता है बोल्ट हेड एंड नट को। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों प्रोटेक्टिव टाइप एंड अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंच कपलिंग में। क्लियर? दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, लेट्स सी। इस फिगर और इस फिगर को देखिए, ये हमारे पास प्रोटेक्टेड टाइप रिजिड कपलिंग है, दिस वन इज अनप्रोटेक्टेड टाइप रिजिड कपलिंग। डिफरेंस क्या आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये प्रोटेक्टिंग सर्कमफ्रेंशियल रिम जो कि हमने दोनों साइड प्रोवाइड किया है कि इन केस अगर ये रन करते समय अगर इसका नट बोल्ट ब्रेक करता है तो जो ऑपरेटर है उसके लिए डेंजर पैदा नहीं करे, ठीक है, वो सेफ रहे, उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये बेसिक डिफरेंस है एक प्रोटेक्टेड टाइप rigid coupling, protected type rigid flange coupling and unprotected type rigid flange coupling. ठीक है? I hope you understand the theory part. Let's solve one numerical और let's see how to design a rigid flange coupling. एक rigid flange coupling को हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं उसको देखते हैं। ओके, ठीक है, ये टोटल डायग्राम है हमारे पास रिजिड फ्लेंज कपलिंग का। इसको हम लोग ने सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो भी डायमेंशन दिया रहता है किसी भी कपलिंग केस में वो सब डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ डी दिया रहता है, ठीक है, सम प्रोपोर्शन में इन टर्म्स ऑफ डी हमें प्रोवाइडेड रहता है। तो हम क्या करते हैं कि इनिशियली हम इसी डायमेंशन को लेकर चलते हैं और लास्ट में मतलब उसके बाद जब हम उसका डिजाइन करते हैं इस डायमेंशन को यूज करके तो हम चेक करते हैं कि अगर हम इस डायमेंशन को यूज कर रहे हैं तो इसके कारण जो क्रशिंग स्ट्रेस है या शेयरिंग स्ट्रेस है या जो भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहा है इन द मटेरियल में इट मस्ट बी लेस देन द गिवन परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट। इट मस्ट बी लेस देन द गिवन परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट। अगर ये ऐसा आता है इट मींस दैट आवर डिजाइन इज सेफ, अदरवाइज वी हैव टू मॉडिफाई द डायमेंशन ऑफ द कपलिंग, ठीक है, अदरवाइज हमें उसके डायमेंशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास शाफ्ट है, शाफ्ट का डायमीटर डी प्रोवाइडेड है, ठीक है, यहाँ पर शाफ्ट का डायमीटर डी अगर दिया हुआ है तो इस हब के लिए डायमेंशन आ जाएगा डी इज इक्वल टू 2d। अगर हम इस बोल्ट जो रिम बन रहा है उसका डायमेंशन देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा d1 इक्वल टू 3d। अगर हम उसके लिए फ्लेंच के लिए टोटल देखेंगे डायमेंशन उसके लिए d इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 4d, ठीक है, d2 इक्वल टू 4d। यहाँ पर आपके पास लेंथ दिया हुआ है 1.5d जो हब का लेंथ दिया हुआ है और यही लेंथ हमारे पास ईज का हो जाएगा। अगेन लेंथ ऑफ द हब इज आल्सो प्रोवाइडेड एट l इज इक्वल टू 1.5d। यहाँ पर डायमेंशन d1 जो हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे जो बोल्ट यूज कर रहे हैं उसका डायमेंशन कितना आएगा, ठीक है, दिस वन इज द थिकनेस ऑफ द फ्लेंज। ये हमारे पास फ्लेंज का थिकनेस हुआ। तो ये सारे डायमेंशन को कैलकुलेट करना है। अगर आपसे बोला जाए कि हमको 30 किलोवाट पावर को ट्रांसमिट करना है बाय यूजिंग ए फ्लेंज कपलिंग एंड प्रोटेक्टेड टाइप और अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग, देन डिजाइन ए फ्लेंज कपलिंग, ठीक है, अगर फ्लेंज कपलिंग को डिजाइन करना है जो कि 30 किलोवाट पावर ट्रांसमिट कर सके एट 400 और 500 आरपीएम पर तो हम यूज कर सकते हैं। क्या क्या डायमेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा? वी हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन डी, मतलब शाफ्ट का डायमीटर कितना होना चाहिए, ठीक है, इस फ्लेंज का डायमेंशन क्या होना चाहिए, थिकनेस क्या होनी चाहिए, इस की का डायमेंशन क्या होना चाहिए, ये जो बोल्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो बोल्ट का डायमेंशन क्या होना चाहिए, इस सारी चीज का अगर आप कैलकुलेशन कर देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि हमने इस कपलिंग का डिजाइन कर दिया। मतलब एक कपलिंग एज ए यूनिट जितने भी कंपोनेंट इसमें यूज हो रहे हैं उन सबका डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। या इट्स लिटिल बिट लेंदी बट वी हैव टू डू इट। Okay, let's solve one problem so that it will be much easier for you to understand the concept. Okay, let's come to the problem. Okay,
problem. Design a cast iron. Design a cast iron protective type flange coupling. Protective type means आपको उसका जो रिम होगा, प्रोटेक्टिव रिम होगा, उसका डायमेंशन को भी कैलकुलेट करना है. डिजाइन ए कास्ट आयरन प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग जो कि ट्रांसमिट करता है 15 किलोवाट पावर एट 900 आरपीएम फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक मोटर टू ए कंप्रेसर. फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक मोटर टू ए कंप्रेसर. सर्विस फैक्टर दिया हुआ है, मे बी assumed at 1.35. The following permissible stresses are used. Shear stress for shaft, bolt और की मटेरियल, मतलब शाफ्ट जिस मटेरियल से बना हुआ है, बोल्ट और की, सबके लिए जो shear स्ट्रेस की वैल्यू है वो हमें प्रोवाइडेड है 40 मेगा पास्कल. क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द बोल्ट एंड की के लिए हमारे पास दिया हुआ है कितना, 80 मेगा पास्कल. एंड shear स्ट्रेस फॉर द कास्ट आयरन मटेरियल के लिए दिया हुआ है 8 मेगा पास्कल. अगर इतना डायमेंशन दिया हुआ, इतने पैरामीटर्स हमें दिए गए हैं, तो हमको क्या करना है, इस फ्लेंज कपलिंग को डिजाइन करना है. वी हैव टू डिजाइन दिस फ्लेंज कपलिंग. ठीक है, एक बार और मैं आपको बताता हूँ कब क्या रहा है कि एक फ्लेंज कपलिंग का आपको डिजाइन करना है, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स है, उनके डायमेंशन को कैलकुलेट करना है जो कि ट्रांसमिट करे 15 किलोवाट पावर एट 900 आरपीएम. ठीक है, उसके लिए जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, उन सारे मटेरियल का शियर स्ट्रेस, क्रशिंग, शेयरिंग स्ट्रेस, मतलब डिफरेंट स्ट्रेस वैल्यू प्रोवाइडेड है. ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इसका डिजाइन करना है, मतलब डिजाइन करना है, डायमेंशन शाफ्ट का कैलकुलेट करना है, डायमेंशन ऑफ उस हब का कैलकुलेट करना है, फ्लेंज का कैलकुलेट करना है, बोल्ट का कैलकुलेट करना है, एंड कीज का कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो द फर्स्ट थिंग इज गिवन डायमेंशन, पावर 15 किलोवाट ट्रांसमिट करना है, एन इज 900 आरपीएम, सर्विस फैक्टर, देन टाउ एस, टाउ बी, टाउ के. ये यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, shear stress for the shaft is equal to shear stress for the bolt is equal to the shear stress for the key material, that is equal to 40 megapascal. Again, sigma cb is equal to sigma ck, मतलब क्रशिंग स्ट्रेस है for the bolt material and क्रशिंग स्ट्रेस for the key material, वो हमें दिया हुआ है. टाउ सी, shear stress for the cast iron, वो हमें दिया गया है 8 न्यूटन 8 मेगापास्कल. ठीक है, ये हमें प्रोवाइडेड है. ठीक है, जो फ्लेंज कपलिंग है वो मिल के बना हुआ किस मटेरियल का है, कास्ट आयरन, उसके लिए क्रशिंग स्ट्रेस यहाँ पर हमें दिया गया है, शियर स्ट्रेस दिया गया है 8 मेगा पास्कल. हमें क्या करना है, इस चीज को डिजाइन करना. ठीक है, ओके, तो स्टेप 1 में हमें क्या डिजाइन करना है, मतलब उसके हब का डायमेंशन क्या आएगा, शाफ्ट का डायमेंशन क्या आएगा, उस चीज को कैलकुलेट करना है. ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं. वी नो दैट द टॉर्क ट्रांसमिटेड, कितना टॉर्क ट्रांसमिट कर सकता है बाय द शाफ्ट, वो यहाँ से निकल जाएगा. कैसे, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, टी इंटू ओमेगा. पावर हमें पता है कि जो पावर ट्रांसमिट करेगा वो हमारे पास होता है टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा. ठीक है, इतना ही होता है. तो अगर हम टॉर्क ट्रांसमिटेड निकालने की कोशिश करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, टॉर्क ट्रांसमिटेड हो जाएगा P into 60 upon 2 pi n. कैसे, पावर इक्वल टू टी इंटू ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 pi n by 60. जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ दिस वन, वी कैन कैलकुलेट द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, हमारे पास इतना आएगा. लेकिन ये जो टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है बाय द शाफ्ट, इट इज आल्सो इक्वल टू पाई बाय 60 एंड टाउ डी क्यू. इक्वल होगा पाई बाय 60 इंटू टाउ इंटू डी क्यू के. लेट्स सी दैट ये जो टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, उसके पहले एक चीज और यहाँ पर दिया गया है कि सर्विस फैक्टर दिया गया है, मतलब जो मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिट कर सकता है शाफ्ट का, वो हमारे पास इतना है, जो आप वहां से निकाल रहे हैं. लेकिन मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड इट्स मल्टीप्लाइड बाय द सर्विस फैक्टर, उसकी वैल्यू हमारे पास इतना आ रहा है. लेकिन वी ऑल्सो नो दैट द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट इज इक्वल टू पाई बाय 16 इंटू टाउ इंटू डी क्यू. इतना तो यूज करते ही हैं हम. ठीक है, अगर हमें पता चल जाए कि एक शाफ्ट जो है वो इतने टॉर्क को ट्रांसमिट कर रहा है, तो हम उसको लिए यूज कर सकते हैं पाई बाय 16 इंटू टाउ एस इंटू डी क्यू, वेयर टाउ एस इज द शियर स्ट्रेस ऑफ द शाफ्ट मटेरियल. शाफ्ट मटेरियल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, उसको लिया गया है. जस्ट पुट द वैल्यूज, देन वी गेट द वैल्यूज ऑफ द डायमीटर डी ऑफ द शाफ्ट. जो हम यूज करेंगे उसके लिए डायमीटर आ जाएगा समथिंग 30.1 और उसको इन्होंने यूज किया है समथिंग 35. ठीक है, ये जो डायमेंशन आता है ये हमारे पास लिमिटिंग केस का डायमेंशन आता है.
लिमिटिंग केस कहने का मतलब होता है कि मिनिमम डायमीटर इस केस के लिए हमारे पास इतना आता है, उन्होंने यूज किया से 35 mm। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ पे बाद डिजाइन डाटा बुक में देखते हैं कि 30 के बाद नेक्स्ट नंबर का डायमेंशन डायमीटर क्या है, उसको आप अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट, अगर अब देखिए जैसा कि आपको मैंने लास्ट फिगर में शो किया था कि जो भी डायमेंशन होता है वो सम इन प्रोपोर्शन ऑफ द डायमीटर रहता है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट के सब प्रोपोर्शन में रहता है। तो अगर एक डायमेंशन आप कैलकुलेट कर लिए, डायमीटर डी ऑफ द शाफ्ट, यू आर एबल टू कैलकुलेट अदर डायमेंशंस ऑफ द कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ डी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस के वैल्यूज को देखने की कोशिश करेंगे कि इंड्यूस्ड स्ट्रेस हमारे पास कितना आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम उसका इंड्यूस्ड स्ट्रेस के वैल्यूज को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर इंड्यूस्ड स्ट्रेस की वैल्यू गिवन मटेरियल के स्ट्रेस वैल्यू से कम है, इसका मतलब है हमारा जो डिजाइन है वो हमारा सेफ है। ओके, लेट्स सी। देन आउटर डायमीटर ऑफ द हब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, d इज इक्वल टू 2d, यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है। लेंथ ऑफ द हब हम कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट यूजिंग दिस। ठीक है, ये तो आपके पास प्रोपोर्शनल डायमेंशन था, या आप बोल सकते हैं ये थंब रूल है कि इसका डायमेंशन इतना लेना है, इसका डायमेंशन को इतना हमें लेना है। नाउ अगर हम ये डायमेंशन यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि जो इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस होता है, इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस फॉर द हब मटेरियल जो कि कास्ट आयरन है उससे कम है या नहीं है, बाय कंसिडरिंग द हब एज ए हॉलो शाफ्ट। ठीक है, बाय कंसिडरिंग हब एज ए हॉलो शाफ्ट। इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए हम इस टाउ सी के वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है टाउ सी जो है वो हमारे पास कितना है, 8 मेगापास्कल। तो टाउ सी को रखने देते हैं, यही जो टाउ सी यहाँ से आएगा वही आएगा टाउ इंड्यूस्ड, मतलब कंपोनेंट में अगर हम इस डायमेंशन को यूज कर रहे हैं तो हमारे पास जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। ठीक है, जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। तो लेट्स पुट द वैल्यूज ऑफ डी एन एल, सबके वैल्यूज को पुट करते हैं तो देखते हैं कितना आ रहा है। इतना ही तो टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा था, ये इक्वल होगा, अगर इसको हम हॉलो शाफ्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो ये इतना ही इक्वल होगा पाई बाय 16 टाउ डी का पावर 4 माइनस डी का पावर 4 डिवाइडेड बाय डी, इतना ही चीज यूज होगा। इसको अगर हम लेके चलते हैं तो यहाँ से टाउ सी का मैग्नीट्यूड देखते हैं, वो आता है समथिंग 3.4 मेगापास्कल, 3.4 मेगापास्कल। लेकिन गिवन क्वेश्चन में जो परमिसिबल है, जो इसका स्ट्रेंथ वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 मेगापास्कल। इसका मतलब है क्या कि हम जो डिजाइन कर रहे हैं हब वो हमारा सेफ है। समझ में आया? सबसे पहले डायमीटर डी कैलकुलेट कर दिया शाफ्ट का, उसके बाद उसके प्रोपोर्शन में हमने हब का डायमेंशन और लेंथ को कैलकुलेट किया। लेकिन ये जो कैलकुलेट किया ये थंब रूल की तरह हमने कैलकुलेट किया, जस्ट डायमेंशन प्रोपोर्शनेट डायमेंशन में कैलकुलेट किया। देन वी हैव टू चेक कि हमारे पास जो स्ट्रेसेस है उसकी वैल्यू जो इंड्यूस्ड होगा इस डायमेंशन को अगर हम यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू गिवन वैल्यू से कम है या नहीं है। ठीक है, अगर ये कम है देन इट्स ओके, अदरवाइज वी हैव टू चेंज द डायमेंशन ऑफ द कंपोनेंट, मतलब उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू, मींस डिजाइन ऑफ द कीज। ठीक है, की का डिजाइन करना है। की डिजाइन ऑलरेडी मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ देखिए गिवन क्वेश्चन में क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द की मटेरियल इज ट्वाइस ऑफ द शियरिंग स्ट्रेस, यहाँ ये दिया हुआ है। इसका मतलब है कि मैंने एक रिलेशनशिप यहाँ पर डिराइव किया था कि अगर इस टाइप का सिचुएशन आता है तो हम यूज कर सकते हैं कि स्क्वायर की में बी यूज। ठीक है, अब देखिए अगर शाफ्ट का डायमेंशन हमारे पास 35 mm डायमीटर का आ रहा है तो हम डिजाइन डाटा बुक से इसके लिए विड्थ और थिकनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर शाफ्ट फॉर 35 mm डायमीटर यहाँ पे दिया जा रहा है कि विड्थ ऑफ द की हमारे पास 12 mm आएगा, तो विड्थ ऑफ द की अगर 12 mm आ रहा है, जो कीज है वो हमारे पास स्क्वायर की यूज कर रहे हैं, मतलब विड्थ जितना होगा उतना ही थिकनेस होगा। सो थिकनेस ऑफ द की इज आल्सो इक्वल टू द 12 mm। जो थिकनेस आएगा वो भी हमारे पास कितना आ रहा है, 12 mm का थिकनेस आ रहा है। ओके, देन लेंथ ऑफ द की इज आल्सो इक्वल टू द लेंथ ऑफ द हब, ये तो मैंने डायग्राम में दिखाया गया है। जो की का लेंथ होगा उतना ही उसका हब का लेंथ के बराबर होगा। तो फिर ये इतना डायमेंशन आप कैलकुलेट कर लिए, मतलब कीज के लिए विड्थ कैलकुलेट कर लिए, थिकनेस कैलकुलेट कर लिए एंड लेंथ ऑफ द कीज को कैलकुलेट कर लिए। लेकिन ये सब का सब कैसे कैलकुलेट हो रहा है, अकॉर्डिंग टू सम रूल। ठीक है, डिजाइन डाटा बुक से हमने देखा कि इसका डायमीटर इतना है तो हमको इतना यूज करना चाहिए।
लेकिन उसके बाद हमको क्या करना, चेक करना पड़ेगा कि कीज में जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा, अगर हम इस डायमेंशन को यूज करते हैं तो उसके कारण जो की में स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा इन शेयरिंग केस और क्रशिंग केस, अगर उसका मैग्नीट्यूड गिवन मैग्नीट्यूड से कम है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड अगर गिवन मैग्नीट्यूड से कम है, इसका मतलब है कि हमारा जो डिजाइन है वो बेसिकली सेफ है। समझ में व्हाट इट, ओके। एक बार फिर से देखिए, ये बोल रहा है क्या कि इस क्वेश्चन में क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द की मटेरियल इज ट्वाइस फॉर द शेयरिंग स्ट्रेस। की के लिए ये केस आ रहा है, तो अगर ये इतना केस आ रहा है इसका मतलब हम एक स्क्वायर की यूज कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि अगर 35 mm डायमीटर का शाफ्ट है, डिजाइन डाटा बुक से देखे तो उसका विड्थ इतना होना चाहिए, अगर विड्थ इतना होना चाहिए तो थिकनेस भी तो इतना ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वी आर यूजिंग ए स्क्वायर की, ठीक है। अब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप इसका रेक्टेंगुलर की भी यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। देन लेंथ ऑफ द कीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग लेंथ ऑफ द हब, से हम इतना चीज को यूज कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि इसका डिजाइन में कि now let us check the induced stresses in the key by considering its shearing and crushing, ठीक है। तो इसमें हम टाउ के की वैल्यू यहाँ पर नहीं डालेंगे, यहाँ सी सिग्मा सी के की वैल्यूज को नहीं पुट करेंगे, और जस्ट हम चेक करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड जो आ रहा है, इसका जो वैल्यू आ रहा है वो हमारे पास गिवन मटेरियल के जो स्ट्रेंथ वैल्यू है उससे कम है या नहीं है। अगर उससे कम है देन आवर डिजाइन इज सेफ, अदरवाइज अगर नहीं कम है तो हम क्या करेंगे, उसके डायमेंशन को मॉडिफाई करेंगे। ओके, चलिए चेक करते हैं। चेक किए तो इतना टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है वो इक्वल होगा एल इंटू डब्ल्यू इंटू टी के इंटू डी बाई टू। ये क्या हो गया, ये हो गया शेयरिंग एरिया। इस एरिया को हमने मल्टीप्लाई किससे किया, स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब ये हो गया फोर्स, मतलब यहां से यहां तक हो गया फोर्स, और इस फोर्स को मल्टीप्लाई किया डी बाई टू से, मतलब दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डी बाई टू, मतलब दिस वन इज द टॉर्क। ये टॉर्क आया, इसको अगर हम लोग ने यूज कर रहे हैं तो हमारे पास जो टाउ के की वैल्यू आ रही है वो आ रहा है 19.5 विच इज लेस देन द गिवन वैल्यू, सो आवर डिजाइन इज द सेफ। अगेन सेम हम लोग यूज करेंगे कि इंड्यूस्ड क्रशिंग स्ट्रेस इन द मटेरियल में कितना आ रहा है, तो वही यूज किया टॉर्क T is equal to L into T by 2. This one is the crushing area multiplied by the stress, means this one is the force multiplied by D by 2 means torque, और इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 39 मेगा पास्कल which is less than the given value. So our design is the safe. एक बार देख लेते हैं इनकी वैल्यू कितनी हमें प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, I think it is provided 80 and 40. Let's check. ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द, यहाँ देखिए क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द बोल्ट मटेरियल के लिए 80 मेगा पास्कल था, और शियर स्ट्रेस फॉर द की मटेरियल, क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द की मटेरियल के लिए 80 मेगा पास्कल था, और ये जो शियरिंग स्ट्रेस था वो 40 मेगा पास्कल था। ये जस्ट इसका डबल था, और यहाँ पे जो हमारा मैग्नीट्यूड आ रहा है वो इससे कम आ रहा है, इसलिए हम अपने पर्पस के लिए बोल सकते हैं क्या कि जो डायमेंशन हमने चूज किया है वो हमारे लिए सेफ है। ठीक है, यहाँ वैल्यू 19.5 और 39 आ रही है, जबकि ये वैल्यू 80 है एंड दिस वैल्यू इज 40 है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, सो आवर डिजाइन इज सेफ फॉर द की कंपोनेंट। नेक्स्ट डिजाइन इज द डिजाइन ऑफ द फ्लेंज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो डिजाइन होगा डिजाइन ऑफ द फ्लेंज। फ्लेंज डिजाइन के लिए क्या होगा, थिकनेस ऑफ द फ्लेंज, ये प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 0.5 इंटू डी, जस्ट पुट किए, डी का वैल्यू हमें मालूम है, 0.5 इंटू डी इतना होगा। लेट अस चेक, फिर ये डायमेंशन अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, इंड्यूस शेयरिंग स्ट्रेस इन द फ्लेंज में कितना आएगा बाय कंसीडरिंग द फ्लेंज एट द जंक्शन ऑफ द हब इन शियर। यहाँ पे देखिए कह रहा है क्या कि जो फ्लेंज होगा उसको कंसीडर कीजिए एट द जंक्शन ऑफ द हब, ये हमारे पास शियर में है, ठीक है, शेयरिंग में है, उसको हम लोग कंसीडर करना पड़ेगा। तो लेट्स चेक मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिट किया जा सकता है, दिस वन इज ओके, net torque T is equal to pi by 2 d square into tau c into tf, यह एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा। यहाँ से हम टाउ सी के वैल्यूज को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो हमारे पास इंड्यूस्ड स्ट्रेस आएगा। इस इंड्यूस्ड स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ गई, अगर आपने सारे डायमेंशन को पुट किया
तो जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 1.6 मेगा पास्कल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1.6 मेगा पास्कल आ रहा है लेकिन जो कास्ट आयरन से जो फ्लेंज बना हुआ है उसका जो स्ट्रेंथ दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है समथिंग 8 मेगा पास्कल। देयरफॉर द डिजाइन ऑफ द फ्लेंज इज सेफ। हमारा जो डिजाइन है फ्लेंज का वो हमारे लिए सेफ है। ठीक है, उसका नेक्स्ट जो फोर्थ कंपोनेंट है वो हमारे पास है बोल्ट का डिजाइन। ठीक है, so let's design for the bolt. Okay, let's D1 is the nominal diameter of the bolt. अब बोल रहा है कि शाफ्ट का डायमेंशन अगर, ठीक है, इस केस में आपको देखना पड़ेगा कि शाफ्ट का डायमीटर कितना है। अगर शाफ्ट के डायमीटर के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ बोल्ट जो होता है वो डिसाइड होता है। Then the diameter of the shaft is 35 mm, so the number of bolts in this case is we have to choose as D is equal to N is equal to 3 एंड पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द बोल्ट जैसा कि उसमें दिखाया गया है, डायग्राम में शो किया गया है कि D1 is equal to 3D होगा, ये हमारे पास ना आएगा। देन अगेन द बोल्ट आर सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस ड्यू टू द टॉर्क ट्रांसमिटेड। सो हम वही अप्लाई करेंगे, जो मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 215 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन mm। इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, 5/4 स्क्वायर। दिस वन इज द एरिया मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, टाउ बी। ठीक है, force multiplied by number of bolt into d1/2 d1/2 is what, मतलब distance, force into distance, this will gives you the torque। यहाँ से हमने यूज किया तो हमारे पास जो डायमीटर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 6.6 mm। ठीक है, एज्यूमिंग करते हैं कोर्स थ्रेड को यूज करते हैं तो नियरेस्ट स्टैंडर्ड साइज ऑफ द बोल्ट इज M8, मतलब 8 mm का हमारे पास आ रहा है। नो नो नॉट 8 mm। ठीक है, नियरेस्ट स्टैंडर्ड साइज ऑफ द बोल्ट इज, कोर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं 8 यूज करते हैं। उसके बाद जो अदर डायमीटर ऑफ द फ्लेंज आएगा वो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आउटर डायमीटर ऑफ द फ्लेंज दिस वन एंड थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिव सर्कमफ्रेंशियल फ्लेंज दिस वन इज द 0.25 into d मींस दिस वन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक ही बेसिक डिफरेंस आ रहा है कि अगर हम प्रोटेक्टिव और अनप्रोटेक्टिव यूज करते, अगर अनप्रोटेक्टिव यूज करते तो यहाँ तक ही रहते या यहाँ तक कैलकुलेट करते, लेकिन प्रोटेक्टिव यूज कर रहे हैं तो जो आप सर्कमफ्रेंशियल फ्लेंज यूज करेंगे, जो रिम यूज करेंगे, उस रिम का जो थिकनेस होना चाहिए वो हमारे पास इतना होना चाहिए। क्लियर? तो इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने क्या देखा, इस प्रॉब्लम जो दिया गया था, ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली हमें डिजाइन करना था फ्लेंज कपलिंग का, जिसके लिए हमको इतना पावर, इतने आरपीएम पर रोटेट कर रहा था। उसके लिए डिफरेंट मटेरियल का डायमेंशन, डिफरेंट मटेरियल का स्ट्रेंथ वैल्यू प्रोवाइड करता। तो हम लोगों ने सिंपल क्या यूज किया कि सबसे पहले डायमीटर ऑफ द शाफ्ट कैलकुलेट किया। क्यों? क्योंकि डायमीटर ऑफ शाफ्ट से ही अदर सारा डायमेंशन रिलेटेड है, और जो भी डायमेंशन आप यूज करेंगे थंब रूल से या प्रोपोर्शन से या डायरेक्टली जो भी डायमेंशन यूज करेंगे, देन हम लोग ने चेक किया कि अगर हम ये डायमेंशन यूज करते हैं तो उसके कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है मटेरियल में, उसका मैग्नीट्यूड कंपोनेंट का जो स्ट्रेंथ वैल्यू उससे कम है या नहीं है। अगर है तो मतलब सेफ है, अदरवाइज इट इज नॉट सेफ। ठीक है, तो इसमें डिजाइन डाटा बुक का बहुत सारा यूज होगा, उसको आप लोग को अच्छे से देखना है। ठीक है, और ये प्रोपोर्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर डिजाइन डाटा बुक। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम कैसे इस चीज को यूज करेंगे। ठीक है, दिस फिगर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द डिजाइन डाटा बुक, लेकिन आपको उसका मेथड समझना है कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। यानी मतलब सबसे पहले डी कैलकुलेट करना है, फिर दिस हब का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, ये जो सर्कमफ्रेंशियल रिम है जहां पर वोल्टेज लगाए गए हैं उसका डायमेंशन कैसे कैलकुलेट होगा, इस बोल्ट का डायमीटर कैसे कैलकुलेट होगा, दिस जो आउटर डायमीटर ऑफ द फ्लेंज है वो कैसे कैलकुलेट होगा, ये जो थिकनेस है प्रोटेक्टिव टाइप और अनप्रोटेक्टिव टाइप अगर हम यूज करते हैं रिम, उसका डायमेंशन, सब प्रोपोर्शन क्या यूज करेंगे उसको हम लोग को देखना है। जैसे यहाँ पे जैसे हम लोग ने यूज किया था ना 0.25D, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टीपी होता है, टीपी इज टेकन एज 0.25D। ठीक है, तो अगर ये आप क्वेश्चंस को समझ गए, मींस यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ द रिलेटेड टू द फ्लेंज। ठीक है, सेम प्रोसीजर यूज करना है, जितना कंपोनेंट है सबका डिजाइन करना है, और इंडिविजुअली आपको शाफ्ट का डिजाइन हम लोगों ने, मैंने पढ़ा चुका हूँ, तो आप शाफ्ट का डिजाइन आपको पता है, की का डिजाइन पता है, बोल्ट का डिजाइन पता है, बस उसी कॉन्सेप्ट को आपको साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ अप्लाई करना है। ठीक है,
एक साइड डिफरेंट कंपोनेंट में अप्लाई करना है। जैसे देखिए आपके पास की का डिजाइन करना था, तो की का मैंने आपको बताया था कि की डिजाइन के दो तरीके से फेल करता है, आइदर इट विल बी फेल ड्यू टू शियर और आइदर इट विल बी फेल ड्यू टू द क्रसिंग। ठीक है, तो वही फॉर्मूलेज, वही सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग ने यहाँ पर अप्लाई किया इन डिजाइन ऑफ द की, इन डिजाइन ऑफ द बोल्ट, इन डिजाइन ऑफ द शाफ्ट, इन डिजाइन ऑफ द फ्लेंजेस। क्लियर? ओके।